हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का करता हूं एक बार फिर से स्वागत। आज बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज करने वाले हैं दोस्तों। केस स्टडीज होंगी आज फाइनेंशियल मार्केट की। क्या करना है, कैसे पहचानना है क्वेश्चन को, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किसका आंसर क्या आएगा और कैसे याद रखना है हर चीज को, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। कीवर्ड्स बताऊंगा, क्या क्या कीवर्ड्स हैं, एक आंसर को एक्यूरेटली कैसे गेस करा जाए, इसके कीवर्ड क्या रहेंगे। उन कीवर्ड्स को अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग होने वाला नहीं है दोस्तों। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब तक पहुंचाइए इस वीडियो को। इस वीडियो पे चाहिए हमें मैक्सिमम लाइक्स और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले मैं शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं, अगर आपको बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉलो करने के साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। हमारा आज की टॉपिक हमारी रहेगी दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पहले देखेंगे कि पूछा क्या गया है वो जान लेते हैं। आपसे पूछा गया है, नेम द अकाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू डील इन शेयर्स, विद होम विल ही हैव टू ओपन दिस अकाउंट। कोई इंसान है, वो किसके साथ अकाउंट खोलेगा ये हमें बताना है, और कौन सा अकाउंट चाहिए शेयर्स में डील करने के लिए, हमें ये जवाब देना है दोस्तों। पढ़ते हैं क्वेश्चन। Mr. Anant Oberoi has misplaced his certificates of ACC Limited while shifting his house from Delhi to Mumbai due to company transfer policy. After a long time, he was able to trace his misplaced share certificates. Now he was facing problem in selling these shares. He shared his problem with his uncle, Mr. Naresh, the manager of Apna Bank Limited, who told him that he would now have to get his shares converted into electronic form and put it in an account for the purpose of converting them into cash. एक अकाउंट चाहिए जिसमें ये फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएंगे और उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं। क्वेश्चन ये बता रहा है आपको कौन सा अकाउंट चाहिए। कौन सा अकाउंट चाहिए दोस्तों? अकाउंट का नाम है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट। बिना डीमैट अकाउंट के आप शेयर्स में डील नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। किसके साथ खुलेगा दोस्तों? डीमैट अकाउंट खोला जाता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ, जिसमें हमारा ब्रोकर आता है। आपको ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलना चाहे खोल सकते हैं। आप जीरोधा के साथ खोल सकते हैं, आप स्टॉक के साथ खोल सकते हैं, कोटक के साथ खोल सकते हैं, एचडीएफसी के साथ खोल सकते हैं, किसी के साथ भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्नाटका बैंक के ऊपर क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया है, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन यूज्ड बाय कर्नाटका बैंक। मेथड ऑफ फ्लोटेशन दोस्तों जहां पर भी आए आपके माइंड में 5 मेथड ऑफ फ्लोटेशन चलने चाहिए, पूरे 5। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑफर फॉर सेल, ऑफर टू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और ईआईपीओ। ये 5 मेथड ऑफ फ्लोटेशन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पांचों के बारे में सोच के आगे क्वेश्चन को पढ़ना। पहले सोचिए, समझिए, उसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन को हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटका बैंक हैज डिसाइडेड टू कम अप विद एन शेयर इन द रेशियो 1:2 फॉर इट्स स्पेशल इशू. At the meeting of board of directors, it has been decided to offer shares at a special discounted rate to its existing shareholders in proportion of the current holding. That is 1 share for every 2 shares held by the existing shareholders. The private bank indicated that date and the price of the issue will be fixed later. Appropriation of reserves was the reason cited by the bank for the special issue of share. Okay, बड़ी बात नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, एक बैंक है, वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर देना चाह रहे हैं कि भाई जिस रेशो में आपने पहले ले रखे थे दोबारा से उसी रेशो में लीजिए, बैंक का फायदा होगा इसके अंदर। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा मेथड ऑफ फ्लोटेशन है दोस्तों, जहां पर भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दिए जाएंगे। ठीक है, और आपके सामने एक रेशो होगी कि इस रेशो में दिए जा रहे हैं, हर 2, जिस भी इंसान के पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर दिया जा रहा है, कुछ भी ऐसा जिक्र होगा और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है, तो आंसर हमेशा 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 राइट इशू आएगा। आई रिपीट, राइट इशू इसका आंसर है दोस्तों। जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की बात आए, राइट इशू, बेधड़क होकर राइट इशू आंसर लिखिए, कोई भी गलत नहीं कर सकता। इसका सही आंसर दोस्तों राइट इशू, बिल्कुल सही जवाब राइट इशू रहेगा हमारा। इस बात को ध्यान रख के चलना है। ध्यान रखने की ट्रिक, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जिक्र होना और एक शेयर की जो रेशो है, जिस रेशो में शेयर दिए जाएंगे वो मेंशन करा जाएगा, तो हमेशा आंसर रहेगा दोस्तों राइट इशू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मेल प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय मिसेस ओबेरॉय। मिसेस ओबेरॉय ने कौन सी मेल प्रैक्टिसेस में यहां पर मेंशन करेगा, आपको मेल प्रैक्टिसेस पहचाननी है, कौन सी है वो पहचानेंगे। चलिए क्वेश्चन है,
Mrs. Tanika Oberoi is a chartered accountant in ABC Infrastructure Limited. During the course of meeting with director, she came to know as against the previous year, this year company is going to declare handsome dividend. After that, it is observed that when such news become public, then the share price will appreciate considerably. So Mrs. Oberoi purchased large number of company share before date of annual result. काफी स्मार्ट तरीके से यहाँ पे मिसेस तनिका ओबराय ने डील करी है और उन्होंने पहले से ही खबर निकाली थी कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देने वाली है, इसलिए उन्होंने ह्यूज प्रपोर्शन में, बहुत सारे अच्छे खासे प्रपोर्शन में शेयर खरीद ले कंपनी के पहले से ही। ये कौन सी मेल प्रैक्टिस है दोस्तों? इस मेल प्रैक्टिस का नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग। अंदर की बातें को जानकर उस बात का फायदा उठाना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, अगर वो कंपनी की कोई अंदर की बात का फायदा उठाने के लिए शेयर मार्केट में डील करता है तो दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग का केस बनता है उसके खिलाफ और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है और पेनल्टी भी लगती है उस पर। फिलहाल जो मेल प्रैक्टिस है दोस्तों उसका नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग। ध्यान रख के चलेंगे, जब भी कोई अंदर की बात का फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो आंसर रहेगा हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शुड द फाइनेंस मैनेजर बी यूज्ड टू अरेंज फंड्स टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स अदर यूज। ओके, फ्लोटेशन कॉस्ट के एक्सपेंसेस को मीट करना। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, किस चिड़िया का नाम है फ्लोटेशन कॉस्ट, पहले वो जान लीजिए। एक शेयर को इशू करने में जितना भी खर्चा आता है, शेयर को, बॉन्ड को, डिबेंचर को इशू करने में जितना भी खर्चा आता है, आपको ब्रोकर को हायर करना है, आपको अंडरराइटर को हायर करना है, आपको मर्चेंट बैंकर को हायर करना है, बहुत लेंथी प्रोसेस है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को साथ में जोड़ना पड़ता है। तो जितना भी खर्चा शेयर इशू करने में आएगा, वो खर्चा जो प्रोस्पेक्टस छपवाने में, ब्रोकर को हायर करने में, अंडरराइटर को हायर करने में जितना भी खर्चा आएगा, उस खर्चे को हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट का नाम देके चलते हैं। आप ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाएगा वो पूछा गया है। मैं आपको वैसे ही बता दूं कि जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए मनी मार्केट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करा जा रहा है, आई रिपीट, फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए मनी मार्केट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमेशा 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 आंसर आएगा कमर्शियल पेपर। ये आपको अपने माइंड में सेट करना है। wherever there the question is about flotation cost and you need to meet it, ठीक है, you need to write the answer commercial paper। ध्यान रखे चलेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट पूरी करने के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा मनी मार्केट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो आंसर बेधड़क होके, बेझिझक के साथ लिखेंगे कौन सा, कमर्शियल पेपर। ध्यान रखे चलेंगे। एक बार फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं। अमर सीमेंट कंपनी लिमिटेड रिक्वायर्ड फंड्स टू फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स प्लांट। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मॉडर्नाइजिंग द प्लांट इज ₹80 lakhs. The finance manager wishes to issue equity shares for this purpose. Further, it was ascertained that ₹5 lakh may be required to meet flotation cost of this issue. The company had no cash or bank balance to bear this cost, although profit were quite high. Okay. प्रॉफिट अच्छे खासे हैं, प्रॉफिट की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिलहाल कैश की शॉर्टेज है, पैसा नहीं है कंपनी के पास बिल्कुल भी फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए। तो क्या करे, क्या करे, क्या करे? कमर्शियल पेपर इशू करो, पैसा ले लो और आप आराम से इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो और लोग इक्विटी शेयर खरीदेंगे, आपकी कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहा जाता है, क्योंकि मैं एक मार्केट से पैसा ले रहा हूँ ताकि मैं दूसरे वाली मार्केट से, एक मार्केट से मतलब मनी मार्केट से पैसा ले रहा हूँ ताकि मैं दूसरी मार्केट, दैट इज हमारी जो कैपिटल मार्केट है, उससे बहुत सारा पैसा ला पाऊँ। तो इस कंसेप्ट को दोस्तों ब्रिज फाइनेंसिंग का नाम दिया गया है, क्योंकि मैं ब्रिज बना रहा हूँ, एक जगह से पैसा ला रहा हूँ ताकि मैं दूसरी जगह से बहुत सारा पैसा ला सकूँ, इसलिए इसको ब्रिज फाइनेंसिंग कहा जाता है। आप ध्यान रख के चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसके बाद इन्होंने पूछा है कि उसके अदर यूजेस बता दीजिए। अदर यूजेस कमर्शियल पेपर के बताने हैं। अदर यूज भाई बड़ा सिंपल सा है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नाम सुना है, सबने सुना ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी हम लोग कमर्शियल पेपर का यूज करते हैं, ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ गई है दोस्तों हमारे सामने। आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड इट्स टाइप परफॉर्म बाय द सेबी इन द अबव केस। सेबी के फंक्शन कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ABC Limited issued prospectus for the subscription of its share of ₹500 crores in 2008. The issue was oversubscribed by 20 times. The company issued share to all applicants on pro rata basis. Later, SEBI inspected the prospectus and found some misleading statement about the management of the company in it. SEBI imposed a penalty of ₹5 crore and banned its 3 executive directors for dealing in security market for the 3 years. भाई तकड़ी सजा मिल गई, बहुत अच्छी खासी। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? शेयर इशू करें, प्रोस्पेक्टस में कुछ लिख दिया जो कि सही नहीं था, सेबी ने इंस्पेक्ट करा, सेबी ने चेक करा
और बाद में पता चला कि ये तो बात झूठी है, बिल्कुल ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो कौन सी फंक्शन है सेबी के यहाँ जो डिस्प्ले करेंगे दोस्तों? पहले फंक्शन का नाम है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन कहता है कि सेबी जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनी की हर एक चीज़ को चेक करके चलेगी कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है, प्रोस्पेक्टस अगर निकाले कंपनी तो प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल ठीक है नहीं है, इन सब चीज़ों को सेबी चेक करती है। इसका मतलब है कि रेगुलेटरी का मतलब एक तरह से रेगुलेट करना कि हर एक कंपनी कैसी है कैसी नहीं, इस चीज़ को सारा रेगुलेट करेगा सेबी। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली हर एक कंपनी को सेबी के थ्रू निकलना पड़ेगा। सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि इस कंपनी क्या कर रही है कैसा कर रही है, उसके अकाउंट ठीक है नहीं है, हर एक चीज़ को सेबी इंस्पेक्ट करके चलता है। दैट इज रेगुलेटरी फंक्शन। तो रेगुलेटरी फंक्शन मीन्स एक तरीके से हर चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, हर चीज़ को इंस्पेक्ट करने के लिए सेबी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। दूसरा फंक्शन, जब भी कभी भी पेनल्टी इंपोज करी जाए दोस्तों तो इसको हम लोग कह के चलते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी फ्रॉड करता है तो उसके खिलाफ पेनल्टी लगेगी और अच्छी खासी पेनल्टी लगाने वाले हैं। फंक्शन का नाम है प्रोटेक्टिव फंक्शन, ध्यान रख के चलेंगे। अगला सवाल दोस्तों हमारे सामने आ गया है, मेंशन वन मैंडेटरी डिटेल विच शी विल हैव टू प्रोवाइड विद ब्रोकर। कौन सी है मैंडेटरी डिटेल, कौन सी है कंपलसरी डिटेल? इसका आंसर दोस्तों आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पता है तो फटाफट जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कौन सी वो मैंडेटरी डिटेल है जिसके बिना आप अपने शेयर्स को ना तो खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना अकाउंट खुलवा सकते हैं, डीमेट अकाउंट कुछ नहीं कर सकते। वो कौन सी डिटेल है, क्या है जिसके बिना आप शेयर मार्केट में डील ही नहीं कर सकते? कौन सी डिटेल है भाई वो? जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए क्या है वो डिटेल, ठीक है। मैं इसका आंसर डेफिनेटली जो भी होगा उसको पिनअप करूंगा, जो सही आंसर होगा उसको पिनअप कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 का आंसर आप देंगे, मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे से पता है यार, आप लोग जीनियस हो, आपको पता है, ठीक है। कोई स्टडी नंबर 7 की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोसेस, कोई प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ऑल्सो गिव 2 रीजंस टू प्रियंका व्हाई डीलिंग विद शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स इन फिजिकल फॉर्म हैव बीन स्टॉप्ड। ओके, क्या है रीजन भी पहचानेंगे, चलिए पढ़ते हैं। प्रियंका's grandfather was unwell, called her and gave her a gift packet. Priyanka opened the packet and saw many crumpled share certificates, debentures and bonds inside. Her grandfather told her that they have been left by her late father. Also, no trading is now done in physical form. Priyanka wants to know the process of adopting by which she is in a position to deal with these shares, certificate, debenture and bonds. क्या करे क्या करे क्या करे? प्रियंका बड़ी कंफ्यूज है, क्या करे? प्रोसेस दोस्तों जो हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी वो है कि हमें इन शेयर्स को सबसे पहले फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा कि प्रियंका का अकाउंट है या नहीं है डीमेट अकाउंट। तो पहले प्रियंका को कहेंगे भाई डीमेट अकाउंट खोलिए। ये प्रोसेस है दोस्तों हमारी ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके चलनी है। काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, काफी इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान से चलेंगे, ठीक है। अगला, क्यों फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग नहीं होती दोस्तों? तो खो जाने का खतरा है, आग लग जाने का खतरा है, ट्रांसफर करने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, इसलिए अब फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग नहीं होती, आप ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल लेके चलते हैं दोस्तों। नेम द मेथड ऑफ इशूइंग फर्दर इक्विटी शेयर्स बाय द कंपनी। इक्विटी शेयर इशू करने का फर्दर जो मेथड यूज करेगा आपको वो आइडेंटिफाई करना है। कौन सी प्रोसेस है, कौन सी टर्म है जो शेयर्स को कन्वर्ट करने के लिए काम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और कैसे ये शेयर्स बेच सकते हैं, आपको ये बताना है। Mr. Raman was holding 1,000 equity shares of Infosys Limited. To raise the funds, the company offered shares in the ratio 5:1. 5:1 रेशो आ गई है। रेशो मैंने आपको बताया भी था, जहां भी रेशो का जिक्र करा जाए कंपनी ऑफर कर रही है और रमन को ही ऑफर कर रही है, शेयर रेशो में ऑफर कर रही है अगेंस्ट द शेयर हेल्ड बाय हिम एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस विच ही एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे दोस्तों पहला आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, राइट इशू है, मेंशन कर दिया यहाँ पे इन्होंने। तो जो मेथड ऑफ फ्लोटेशन है दोस्तों वो है राइट इशू। राइट इशू क्यों है? क्योंकि एक तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर दिए जा रहे हैं, ठीक है, रेशो में दिए जा रहे हैं और मार्केट प्राइस से कम रेट पे दिए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है राइट इशू की। तो आंसर है राइट इशू, ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। एज द शेयर्स वन इन फिजिकल फॉर्म ही कॉन्टैक्टेड द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट टू कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। लेटर आफ्टर फ्यू ईयर्स ही नीडेड मनी फॉर द चाइल्ड एजुकेशन एंड डिसाइड टू सेल द शेयर। ठीक है, कुछ टाइम के बाद उन्होंने बेचने के बारे में सोचा, बच्चे के फ्यूचर के लिए, बहुत अच्छी बात है। टर्म जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगा दोस्तों, उस टर्म का नाम है डीमैटेरियलाइजेशन। फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब भी शेयर्स कन्वर्ट कराने हो, डीमैटेरियलाइजेशन है उस टर्म का नाम जिसके थ्रू आप कन्वर्ट करा सकते हैं, भूलेंगे नहीं। और उसके बाद रमन को अगर शेयर बेचने हैं तो कैसे बेचे भाई? ब्रोकर को कॉन्टैक्ट कर, बिक जाएंगे रमन भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। फिलहाल आप लोग भी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रमन इतने शेयर्स बेच रहे हैं, इतने आप लोग ये काम कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए,
आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट दैट शुभ बैंक विल यूज टू मेक इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। शुभ बैंक कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाला है, तो मनी मार्केट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से छोटा। मनी मार्केट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, आइडेंटिफाई करें, गेस करना है कौन सा है कौन सा है कौन सा है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ड्यूरिंग नवरात्रि वरुण फाइनलाइजेस अ डील टू बाय अ न्यू हाउस, सो ही विजिट अ नियर बाय ब्रांच ऑफ शुभ बैंक टू विड्रॉ ₹10 lakh फ्रॉम हिज अकाउंट इन ऑर्डर टू पे द टोकन मनी टू द सेलर। In the bank, he observed that a large number of customers are present to make cash withdrawal, probably because it is an auspicious time to make purchases. After some time, he overhears one of the bank staff members telling his colleague that today's Shubh Bank is likely to fall short of cash, and to make up the deficit and to maintain its cash reserve ratio, it will have to approach another bank. Identify the instrument that Shubh Bank will use to make its short requirement of funds. Okay. एक बैंक है, इतनी ज़्यादा आज ट्रांजेक्शन है उस बैंक के पास, इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन, लोग पैसा निकालने में लगे पड़े कि उसका रिजर्व भी कम हो जाएगा, उसका कैश रिजर्व रेशियो भी मेंटेन नहीं रह पाएगा, और उसको पैसा चाहिए अपना CRR मेंटेन करने के लिए। कैश रिजर्व रेशियो आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। उसको मेंटेन करना है, बैंक ने पैसा नहीं है उसके पास, उसको मेंटेन करना है। क्या करे, तो दोस्तों उसको किसी और बैंक से पैसा लेना पड़ेगा। तो जब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है तो उसको कॉल मनी कहा जाता है, ठीक है। आई रिपीट, जब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है अपना CRR मेंटेन करने के लिए, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए, तो उसको कहा जाता है कॉल मनी, और इस पे लगने वाले इंटरेस्ट को कहा जाता है कॉल रेट, जो कि R2R और डे टू डे वेरी कर सकता है। आप लोग ध्यान रख के चलेंगे तो आंसर आएगा दोस्तों इसका कॉल मनी। ये 1 से 15 दिन के लिए इशू होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी नंबर 10 हमारे सामने क्या पूछा गया वो जान लेते हैं। इसमें पूछा गया नेम एंड एक्सप्लेन द सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट बीइंग अप्रोच बाय द कंपनी। कैपिटल मार्केट का कौन सा सेगमेंट है जो कंपनी ने अप्रोच करा है, वो प्राइमरी मार्केट में गई या फिर वो सेकेंडरी मार्केट में गई, आपको ये आइडेंटिफाई करके बताना है इसके अंदर, ठीक है। दूसरे में आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन यूज्ड बाय द कंपनी टू रेज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल। मेथड ऑफ फ्लोटेशन कंपनी कौन सा यूज करा है दोस्तों। मेथड ऑफ फ्लोटेशन जहां पर भी आएगा समझ जाना कंपनी प्राइमरी मार्केट में गई है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में तो फ्लोटेशन होती ही नहीं। इसका मतलब ए वाले पार्ट का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा प्राइमरी मार्केट। कभी कभार ए और बी पार्ट से भी हम लोग वैसे ही बिना क्वेश्चन पढ़े हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारा माइंडसेट सही है और हमारी प्रिपरेशन अच्छी है तो कोई हमें केस स्टडी आइडेंटिफाई करने से रोक नहीं सकता। भाई 100% सही आंसर लेकर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। हमारा टारगेट पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप हमारे साथ देंगे तो। जरूर हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फटाफट जल्द से जल्द करिए। जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं वीडियो को, चैनल को पहुंचाइए और सब्सक्राइब कराइए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है दोस्तों। तो इसका पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। इनकॉर्पोरेटेड 1990 राजू डेयरी लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड मार्केटर्स ऑफ डेयरी बेस्ड ब्रांड फ्रूट इन इंडिया। In the initial years, its operation was restricted only to collection and distribution of milk, but over the years, it has gained a reasonable market share by offering a diverse range of dairy-based products like fresh milk, flavored yogurt, ice cream, buttermilk, cheese, milk powder, etc. In order to raise capital to finance its expansion plan, Raju Dairy Limited has decided to approach capital market through a mix of offer for sale for 4 crore shares and public issue of 2 crore shares. Okay. आपको बताना है मेथड ऑफ फ्लोटेशन कौन कौन से हैं दोस्तों। ऑफर फॉर सेल एक मेथड ऑफ फ्लोटेशन है और पब्लिक इश्यू का मतलब ऑफर टू प्रोस्पेक्टस। ये आप ध्यान रख के चलेंगे। तो 2 मेथड ऑफ फ्लोटेशन जो यूज करेंगे दोस्तों वो है ऑफर टू प्रोस्पेक्टस और ऑफर फॉर सेल। ये 2 मेथड ऑफ फ्लोटेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें डिफरेंस देना आपको दोस्तों। तो डिफरेंस सिंपल ही है। ऑफर टू प्रोस्पेक्टस डायरेक्ट पब्लिक से डील करने का तरीका है, जबकि ऑफर फॉर सेल में हम लोग ब्रोकर के थ्रू पब्लिक से डील करते हैं। तो एक काम थोड़ा जब ब्रोकर के थ्रू करते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है इशू, जबकि खुद करते हैं थोड़ा टाइम लगता है। तो बस इतना सा ही फर्क है, ठीक है। ये आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो ये है हमारा केस स्टडी नंबर 10 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। इसका आंसर मैंने आपको बताया प्राइमरी मार्केट है और उसके बाद आपको डिफरेंस भी देना है किसके बीच में, दैट इज ऑफर फॉर सेल और ऑफर टू प्रोस्पेक्टस में आप डिफरेंस भी देके चलेंगे। ये डिटेल आप लोग तैयार करके चलेंगे दोस्तों, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और हम बहुत सारी और ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट में जाके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया नहीं आया, आपको कीवर्ड्स पता चले जिनकी वजह से हमने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करा, आपको कैसे देखना है क्वेश्चन को, आपको पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत जरूरी है आप लोगों का शेयर करना, क्योंकि हम स्टैंड करेंगे सिर्फ आपके दम पे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों हमारे साथ रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू।